हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारा कृष्णा एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जो हमारा चैप्टर है साइंस का चैप्टर नंबर 9, इसे हम कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगा हमारे स्नेल अंकल के, यानी जो स्नेल साइंटिस्ट हैं उनके लॉ के बारे में, यानी स्नेल नियम के बारे में, जो कि उन्होंने दिए थे किसके लिए, अपवर्तन के लिए दिए थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अपवर्तन होता कैसे है, उसकी परिभाषा के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं स्नेल के नियम जो अपवर्तन के लिए दिए जाते हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो जो स्नेल थे उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए कि अपवर्तन कुछ नियमों के अनुसार होता है। तो वो कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला इनका जो नियम है वो ये कहते हैं कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों क्या होते हैं कि एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये चीज मैंने जब दर्पण पढ़ाई थी तब उस समय भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, आपतित किरण यहां पर क्या हो जाता है, आपके परावर्तित किरण हो जाता है, अपवर्तन में अपवर्तित किरण आ जाती है, और अभिलंब जो दोनों में कॉमन होता है तो वो क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल का मतलब क्या है कि ये कोई पृष्ठ है, ये आपतित किरण, ये जो है ये अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण। तो देखिए तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। क्या मिलती है? तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। इसलिए क्या कहते हैं हम इन्हें, ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। सेकंड लॉ, ये तो था हमारा फर्स्ट। सेकंड लॉ जो है वो ये कहते हैं स्नेल कि आपके आपतित कोण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी कि एंगल आई। ये हमने मिरर, यानी कि जब हमने दर्पण पढ़ाया था तब भी आपने पढ़ा था। तो क्या होता है, आपतित कोण की ज्या यानी कि साइन, आपतित कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या। अपवर्तित कोण को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो एंगल आर, वहां पर क्या था, रिफ्लेक्टिंग, और यहां पर था रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्लेक्टिंग एंगल। एंगल आर की ज्या का जो अनुपात होता है वह सदैव नियत रहता है। नियत यानी स्थिरांक रहता है, यानी स्थिर रहता है। अब वो कैसे है, तो देखिए, ये एंगल आई और ये एंगल आर क्या होंगे कि इन दोनों का जो अनुपात होगा हमेशा क्या होगा, एक फिक्स अनुपात होगा और हमेशा नियत रहेगा। तो वो जो अनुपात है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक या कांस्टेंट या नियतांक। क्लियर? अब जो अगला लॉ है वो क्या है, वो ये कहते हैं कि जो दोनों माध्यम है, क्या है, दोनों माध्यम है, यानी ये जो है ये माध्यम एक है और ये वाला माध्यम क्या है आपके, माध्यम दो। इन दोनों माध्यम का जो अपवर्तनांक है एक दूसरे के सापेक्ष में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? एक दूसरे के सापेक्ष में लिया जाता है। जो एक दूसरे के सापेक्ष में लेने पर क्या होता है कि जो माध्यम 1 और माध्यम 2 के अपवर्तनांक क्या होता है कि आपके इसमें अपवर्तनांक का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ये अपवर्तनांक ये दर्शाते हैं कि माध्यम 1 और 2 में, किसमें, माध्यम 1 और 2 में जब क्या हो, जब परावर्तन की क्रिया होती है यानी अपवर्तन की क्रिया होती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि वो जो एंगल है और उस माध्यम में, दोनों माध्यम में आपकी किरणें किस प्रकार से संचरण करती है, उसके आधार पर इसको दिया जाता है। तो जो इसकी जो हम नियम देंगे वो कुछ इस प्रकार देंगे कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के लिए अपवर्तनांक दिया, के लिए अपवर्तनांक एक नियत होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक जो है नियत होता है। वो किस प्रकार होता है, तो देखिए कि यहां पर आपके साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई क्या है, ये जो है ये आपतित कोण है और ये आर जो है वो आपके परावर्तित अपवर्तित कोण है। तो इसमें ये जो है ये होता है आपके म्यू टू 1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक होता है। जो ये माध्यम है तो उन्होंने ये जो दिया है, देखिए पहला लो, ये सॉरी तीसरा, दूसरा और पहला, ये लो सभी आपके किसमें काम आते हैं, अपवर्तन की क्रिया में, कि आपके क्या हो, अपवर्तन एक सही और सटीक तरीके से हो। उन्होंने एक चीज और दी, तो मैं ये थोड़ा मिटा देता हूं ऊपर से, कि उन्होंने एक चीज और ये बताई थी कि जब आपके वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष या निर्वात में जब प्रकाश किरण यानी ये जो निर्वात में जब प्रकाश यानी आपकी लाइट जब ट्रैवल करता है, तो वो जब किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, किसमें, अब वो जो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो क्या होगा, दोनों के वेग में परिवर्तन होगा। क्या होगा, दोनों के वेग में परिवर्तन होगा, यानी कि दोनों माध्यम में दोनों माध्यमों में वेग में परिवर्तन आता है। अर्थात कि जब निर्वात में उसका जो वेग होगा और जब वो किसी माध्यम में प्रवेश करेगा, जब उसका वेग होगा, क्या होगा, दोनों में परिवर्तन आएगा। तो ये जो इसके लिए आपको एक सूत्र दिया गया है स्नेल के द्वारा, वो क्या है, हम मोस्टली वायु के सापेक्ष लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, V WG या AG ले सकते हो आप यहां पर, GA का मतलब होता है यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर टू ग्लासेस, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे क्या होगा कि हवा में प्रकाश का वेग अपॉन कांच में प्रकाश का वेग, यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास।
एक तो ये होता है, एक हम लेते हैं जल के सापेक्ष, क्लियर, तो उसे डिनोट करेंगे म्यू डब्ल्यू ए से। ये जो साइन है इसे हम बोलते हैं म्यू, म्यू बोलते हैं इसे। और एक होता है आपके न्यू, ये कुछ इस प्रकार से, इसे हम बोलते हैं न्यू। तो इसके लिए हम क्या देंगे कि हवा में प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और जल में प्रकाश का वेग। क्लियर, तो ये दो फॉर्मूले भी उनके द्वारा दिए गए। अब आप सोचेंगे कि प्रकाश का वेग होता कितना है एक्चुअली में। देखिए कि आपके प्रकाश का वेग जिसे हम c से डिनोट करते हैं वो होता है आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है आपके एक्चुअल में प्रकाश की वेलोसिटी। क्लियर, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक एग्जाम्पल मैंने कल बताया था आपको, जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है तब वो मूल स्थिति से ऊपर क्यों दिखाई देता है। मैंने सूर्यास्त का बताया था आपको, तो देखिए कि सूर्योदय के समय भी वही कंडीशन होती है। अब एक चीज आती है आपके यहाँ पर, वो है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक अपवर्तन भी कह सकते हो आप। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है या पूर्ण आंतरिक अपवर्तन क्या है, तो देखिए बच्चों कि ये इस प्रकार होता है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो किरण जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है कि सघन माध्यम से ही उसके आंतरिक पृष्ठों से टकराकर, किससे, आंतरिक पृष्ठों से टकराकर परावर्तित होती है, फिर वो पूरी बाहर निकलती है। यानी उसके पूरे पृष्ठ पर आंतरिक परावर्तन के मतलब सघन माध्यम के पूरे अंदर के पृष्ठ पर क्या होती है, वो परावर्तित होती हुई बाहर निकलती है। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपके है एक जल की बूंद है, क्या है, एक जल की बूंद है। क्या होगा कि जब इस पर कोई बाहर से प्रकाश गिरेगा, क्या होगा, बाहर से प्रकाश गिरेगा। ये तो आपके कौन सा माध्यम हो गया, विरल। विरल को इंग्लिश में बोलेंगे रेयर और सघन को बोलेंगे डेंसर। ये क्या होगा, जब इधर आएगा तो क्या होगा आपके, ये कुछ इस प्रकार से, ये जब मैं अभिलंब बनाता हूँ इसमें तो ये थोड़ा अभिलंब से ऐसे कुछ खिसक जाएगी। क्लियर, और इसको सही बनाते हैं तो ये जो सामने वाला पृष्ठ है यहाँ पर टकराई। अब उसको बाहर जाना था लेकिन वो बाहर न जाकर क्या करेगी, यहाँ इस पर टकरा कर, फिर इस पर टकरा कर, फिर बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो ये जो परावर्तन हुआ है या ये जो अपवर्तन हुआ है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किरण द्वारा, प्रकाश किरण द्वारा आंतरिक सघन यानी कि सघन माध्यम के पृष्ठ पर सघन माध्यम के पृष्ठ पर बनाए जाने वाला 90 डिग्री का एंगल, यानी कि अपवर्तन के समय बनाए जाने वाला 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण से होने वाले अपवर्तन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और देखिए कि इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपकी जो प्रकाश तंतु होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, आपके संचार माध्यम को किया जाता है। इसमें जो आपके एक कंडीशन और आती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपके जो रेनबो होता है यानी कि जो इंद्रधनुष है वो भी आपके इसी के कारण दिखाई देता है। जो आपके इंद्रधनुष है
वो भी क्या होता है, इसके कारण ही दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल और है आपके अपवर्तन का, जो आपके कभी पूछा भी जा सकता है कि वर्ण विक्षेपण को थोड़ा समझाइए, वर्ण विक्षेपण को समझाइए। अब आप सोचेंगे कि ये वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण को बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रोलिटी। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोलिटी, या ऐसा बोल सकते हो आप उसमें कलर का दिखना, विभिन्न प्रकार के कलरों का दिखना। वर्ण विक्षेपण ये चीज होती है कि जब किसी सूर्य के प्रकाश को या किसी अन्य वस्तु के प्रकाश को जब प्रिज्म पर डाला जाता है, किस पर? प्रिज्म पर डाला जाता है, तो क्या होता है कि उस प्रिज्म के अंदर परावर्तन होने के पश्चात क्या होता है, आपके जब जो श्वेत किरण है वो बाहर निकलती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और उन्हीं 7 रंगों को हम में विभक्त होने की क्रिया को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, और उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? वर्ण विक्षेपण। और ये जो 7 रंग होते हैं वो आपके होते हैं विबग्योर। क्या होते हैं? विबग्योर। तो देखिए ये बनाया मैंने एक प्रिज्म, क्लियर। इसके ऊपर जो हम श्वेत प्रकाश की किरण गिराएंगे, क्या करेंगे? श्वेत प्रकाश की किरण गिराते हैं, जब हम इसके ऊपर श्वेत प्रकाश की किरण गिराते हैं तो क्या होता है, आपके इस पर अपवर्तन होगा और ये क्या करेगा कि 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। अब ये जो बना है वो होता है विबग्योर। टोटल 7 रंग होने चाहिए, विबग्योर। क्लियर? ये क्या है आपके? विबग्योर, यानी कि बेनी आ हैप्पी ना ला, विबग्योर। यानी कि इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। यानी कि इससे एक चीज हमें ये पता चलता है कि जो श्वेत रंग है, यानी जो श्वेत प्रकाश है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसमें जो ये रंग है, यानी कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य, यानी कि जो इनका हम कहेंगे कि प्रकृति, वो डिपेंड करती है आपके प्रकाश के माध्यम, अपवर्तित कोण और आपतित कोण के ऊपर डिपेंड करती है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन? अपवर्तन। ये जो अपवर्तन है आपके प्रकाश की प्रकृति पर डिपेंड करता है, और ये जो प्रकाश की प्रकृति है माध्यम पर डिपेंड करती है अल्टीमेटली। तो हम इसे कह सकते हैं कि माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है अपवर्तन। एक चीज होता है कि इनके रंग, यानी कि तरंग दैर्ध्य, इस पर डिपेंड करता है, और एक चीज ये कि अपवर्तित कोण के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ये जो विबग्योर है वो इन्हीं तीनों रूलों को फॉलो करते हुए बनता है। तो देखिए कि इसमें जो विबग्योर है उसमें जो बैंगनी रंग है वो अभिलंब से बहुत पास होता है। क्या होता है? अभिलंब के पास होता है। और जो आपके लाल रंग है वो अभिलंब से दूर होता है। क्या होता है? अभिलंब से दूर। ये तो था आपके क्या? वर्ण विक्षेपण। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे किसमें? अपवर्तन की क्रिया के अंदर। और इसके उदाहरण बहुत सारे हैं आपके। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके अपवर्तन का, कि जब प्रकाश है, यानी कि जो हमारा आसमान है, यानी हमारा जो स्काई है, वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? हमेशा ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो इसका रीजन देखिए कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं अपवर्तन के अंदर, कि आपका जो प्रकाश है वो आपके आसमान को, यानी आपके
सीधा सीधा क्वेश्चन इस तरह से आप ले सकते हो कि जो स्काई है वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्या स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ी देर में आगे आने आता है, तो देखिए इसका रीज़न भी आपके क्या है कि अपवर्तन की क्रिया ही होती है। क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी कण के ऊपर गिरती है आपके स्काई के अंदर, तो जो उनकी स्काई की जो ऊर्जा है वो थोड़ी बढ़ जाती है और हमें क्या करता है कि वहाँ पर जो तरंग उस समय निकलती है वो निकलती है आपकी ब्लू कलर की। इसलिए हमें क्या होता है कि प्रकाश जो है यानी कि जो आकाश है जो आकाश है वो हमें क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्लियर। वैसे इसका जो डिस्क्रिप्शन है हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आपके लिए। तो ये तो था हमारे किसके लिए, अपवर्तन के बारे में। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा हमारा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे गोलीय लेंसों के बारे में। किसके बारे में, गोलीय लेंसों के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपके तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स कि इसके जितने भी उदाहरण हैं मैं आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हर एक एग्जाम्पल, चाहे वो क्वेश्चन से हो या आपकी बुक में से बीच में से हो, वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जो चैप्टर है बहुत ही केयरफुली पढ़ना होगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और ज़्यादा मार्क्स का है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का सीधे सीधे क्वेश्चन इस चैप्टर से आ भी सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़िए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और इस ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।